1100 की रेंज से कम मिल रहा है तो हम इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में मोबिल की बहुत ज़रूरत है, मोबिलाइजेशन। तो यही चीज़ जो है वो इसको थ्रस्ट पैदा करती है। तो यहाँ मैंने आपको लिखा है दैट इज़ फेज थर्ड, दैट इज़ द क्रूशियल स्पेस फॉर द मोबिलाइजेशन। सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन जो है, चालन, वो इस फेज थर्ड में ही होता है। और इस फेज थर्ड की वजह से वहाँ पे होता है सिंथेसिस, किस में, एम्ब्रियो एक्सिस में, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस में होता है, हाइपोकोटाइल में। और वही हाइपोकोटाइल डेवलप किसको तोड़ता है, सीड कोट को। और सीड कोट के बाद में वो डेवलप करता है रेडिक्यूल को, जो कि डेवलप होती है इनटू द रूट, और फिर डेवलप करता है एपिकोटाइल को, जो कि बनती है प्यूम्यूल और प्रीमोर्डिया। और पहली बार धरती की लेयर को तोड़कर जो है वो प्रीमोर्डिया जो है लीफ वो ऊपर की तरफ आती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हेटेरोट्रॉपिक से ऑटोट्रॉपिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर ये रिजर्व फूड या मोबिलाइजेशन परफेक्ट नहीं हुआ तो हाइपोकोटाइल डेवलप नहीं होगा, सीड कोट रैप्चर नहीं होगा, एक चीज। दूसरा, मान लीजिए इनहिबिशन की वजह से सीड कोट रैप्चर हो भी गया तो हाइपोकोटाइल के डेवलपमेंट कम होने के कारण वो धरती की सरफेस के नीचे, ये रहा, ये रहे, और ये हाइपोकोटाइल और ये एपिकोटाइल, ये धरती की सरफेस को रैप्चर ही नहीं कर पाए। और जब ये रैप्चर नहीं कर पा रहे तो सीड जो है यहीं पे क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और जब तक ये अपने पूरे प्रोजेक्शन, पूरी ताकत के साथ में ऊपर नहीं बढ़ के और धरती में ऊपर नहीं जाता, तब तक सीड जर्मिनेट हो नहीं सकता, उसकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार। तो ये एग्जाम्पल्स थे किसके लिए, मोबिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोबिलाइजेशन में, हमारा कौन सा, ऑफ मोबिलाइजेशन या ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे यहाँ पे सीड कार्बोहाइड्रेट, मोबिलाइजेशन ऑफ सीड कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें तो बेसिक सोर्स इसका जो है वो है स्टार्च, और जो जैसे सीरियल्स हैं गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, इनमें ये जमा है किसमें, एंडोस्पर्म में। और वहीं अगर अपन दालों की बात करें लेग्यूमिनेसी की, तो वहाँ पे इनका जो स्टोरेज है वो कहाँ है, कॉटिलिडन्स के अंदर। इन सीड स्टोर, स्टोरेज में सीधा स्टार्च कर देता हूं, स्टार्च इज द प्राइमरी, ठीक है। और स्टार्च जो है वो स्टोर्ड है इन सीरियल्स, सीरियल्स में तो कहाँ है, एंडोस्पर्म, ठीक है। और वहीं अगर अपन लेग्यूम की बात करें, लेग्यूम सीड्स की बात करें तो ये कहाँ है, इनटू द कॉटिलिडन्स। और स्टार्च की कल हमने बात कर ली थी कि स्टार्च जो है वो मेन किन के रूपों में, अमाइलो एंड अमाइलोपेक्टिन्स के रूप में जो है वो स्टोर्ड होती है। तो इसको सीधा ही एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इन द सीरियल्स, मोनोकॉट्स, तो लेग्यूम हटा देते हैं, दोनों का अलग अलग चालन और दोनों का अलग अलग ब्रेकडाउन देख लेते हैं। तो यहां पे हम जो बता रहे हैं वो है मोनोकॉट्स का। मोनोकॉट सीड्स के लिए या सीरियल्स के लिए हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट जैसे कि अगर अपन बात करें तो ये हो गए स्टार्च, और इसका ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, ग्लूकेन्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकेन। बेसिकली तो हमको यहां पे कौन से एंजाइम को याद रखना है, दैट इज अल्फा अमाइलेज, इसी में लिख देंगे बार बार जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अल्फा अमाइलेज, जैसे अगर अपन अल्फा अमाइलेज की बात करें तो इन द सीरियल्स ये अल्फा अमाइलेज जो है वो कहां हमको मिलता है, एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। और एंडोस्पर्म से जो है ये फिर कहां पहुंचता है, एल्यूरोन लेयर में, और वहां से कहां पहुंचता है फिर एम्ब्रियो एक्सिस तक आफ्टर मोबिलाइजेशन अल्फा। अब जैसे जौ की हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से जौ के अंदर तो ये पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर अपन बात करें कुछ एग्जाम्पल जैसे कि चावल, तो चावल में देखा गया है कि इसका संश्लेषण डीनोवो नहीं होता, डीनोवो मतलब प्रारंभ से नहीं होता, इसका संश्लेषण जो है वो सीड जर्मिनेशन एंड इम्बिबिशन के बाद में स्टिमुलेट होता है और वहां पे उसका संश्लेषण होता है। क्लियर है। तो ये दोनों की दोनों चीजें, अर्थात जैसे अगर अपन सीरियल्स में जौ की बात कर रहे हैं हॉर्डियम की, तो इसका संश्लेषण सीड के डेवलपमेंट के साथ हुआ और स्टोर्ड हो गया, ठीक है। वहीं चावल में या सेम में या बीन की हम बात करें तो उनके अंदर इनका संश्लेषण कब हुआ, बाद में हुआ। तो ये अलग अलग प्रोसेस है जिस पे अभी रिसर्च है, पूरी तरीके से हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। तो स्टार्च जो है वो किस से मिलके बना है, एक है अमाइलेज और एक हमारे पास कॉम्बिनेशन है अमाइलो पैक्टिन। इस रूप में हमारे पास यहां पे ये मिल रहा है। तो अमाइलोज की अगर अपन बात करें तो अमाइलोज का ब्रेकडाउन सीधी सीधी हम बात करें तो यहां पे होगा किसमें, ग्लूकोज में एंड माल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज हम बात करें तो दैट इज मोनोसेकेराइड, माल्टोज की हम बात करें तो ये हो गया डाइसेकेराइड, मतलब माल्टोज ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है माल्टोज, ठीक है। और ये हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया 6 कार्बन, मतलब डायरेक्ट हेक्सोज शुगर के रूप में यहाँ पे हमको ये मिल रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट। अब अमाइलोज से ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है वो सिंपल वे में तो हम बता देते हैं बाय अल्फा अमाइलेज, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये अल्फा अमाइलेज क्या काम कर रहा है वो देखें तो फर्स्ट इज अल्फा अमाइलेज। ये अल्फा अमाइलेज करता क्या है, ये देखिए स्ट्रक्चर, दैट इज ग्लूकोज, कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। ये हो गया इसका कार्बन नंबर 6 CH2OH
दैट इज O। तो अब हमको नाम से ही पता है कि कौन सा नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये जो चेन्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, दैट इज ऑक्सीजन CH2OH, ये 4 नंबर है जो कि ऑक्सीजन वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, दैट इज H और ये O, ये हो गया 1 अल्फा 1 4, क्योंकि अल्फा पोजीशन ऑक्सीजन नीचे है तो अल्फा 1 4 लिंकेज, ठीक है। तो ये जो संरचना मैंने आपको बनाई है अल्फा डी ग्लूकोज की, दैट इज अमाइलो चेन, सिंपल। लेकिन यहीं क्या होता है कि ये, इसको मिटा देता हूं अब मैं, ये एक चेन और है दूसरे अमाइलोज की, ठीक है। ये चेन हो गई दूसरे अमाइलोज की, दैट इज CH2OH, ये हो गया CH2OH, ये हो गया 4th कार्बन, ये हो गया 1st कार्बन, और ये 1st कार्बन पे हाइड्रोजन, क्योंकि ये कल मैं डिटेल में समझा चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कार्बन नंबर 6 है और ये हो गया इसका कार्बन नंबर कौन सा, 1st। तो इस चेन का कार्बन नंबर 1st का जो मॉलिक्यूल है वो अल्फा लिंकेज जो कर रहा है वो अल्फा लिंकेज किससे कर लेगा, दूसरे अमाइलोज की चेन के 6 नंबर कार्बन से, ये जुड़ गया, ठीक है। इसमें से OH को हटा दीजिए, क्लियर। तो ऐसी घटना में अगर अपन बात करें तो जब ये शाखित हो गई, तो शाखित होते ही दैट इज नॉन एज अमाइलो पैक्टिन, और अमाइलोपैक्टिन के नाम, अमाइलोज की जो चेन है वो 15 से 20 कार्बन कंपाउंड या चेन लंबी होती है, क्लियर। तो ऐसे में यहाँ पे जो अल्फा माइलेज की क्या कर रहा है, ये अल्फा पोजीशन के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तो कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसकी घटना को अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक फॉस्फेटेज एंजाइम जो है उसको भी हम ऐड करेंगे, जिसकी अभी पूरी तरीके से घटनाक्रम ज्ञात नहीं है इनटू द सीरियल्स, जबकि हम बात करें तो लेग्यूम्स के अंदर इसकी नॉलेज जो है वो पाई गई है, इसकी एक्टिविटी भी पाई गई है। तो ये एक्चुअली में क्या करता है कि इस अमाइलोपैक्टिन जिसकी हम बात करेंगे, उस अमाइलोपैक्टिन के अंदर ये जो टर्मिनेट जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके या तो कार्बन नंबर 3 के साथ में, वो सॉरी 6 के साथ में, या कार्बन नंबर 3 के साथ में फॉस्फेट ग्रुप का क्या कर देता है, एडिशन। और जब ये फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर देता है तो ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं होता, जिसकी वजह से चेन क्या हो जाती है, ब्रेक। तो ये जो अल्फा अमाइलेज मतलब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और ये ग्लूकोज को किस रूप में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 3 फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट जुड़ रहा है इसलिए एक नंबर डाल देते हैं, क्लियर है। तो ऐसे में ये ग्लूकोज को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। 2 कार्बन्स को तोड़ रहा है, टर्मिनेशंस को, तो 2 ग्लूकोज हो गए, वही डी ग्लूकोज दैट इज माल्टोज। तो सीधा सीधा ब्रेकडाउन किस में हो गया, ग्लूकोज में और माल्टोज में। अब लेकिन इसको अगर अपन देखें स्ट्रक्चरल फॉर्म में या पूरी स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा अमाइलोज का संश्लेषण पहले होता है, ये पाया गया। वहीं अगर अपन जौ की बात करते हैं तो इनका संश्लेषण सीड में पहले से था, जबकि जैसे अगर अपन चावल की बात करते हैं तो पहले से नहीं था, बाद में बना था, ठीक है। तो देयर सिंथेसिस इज नॉट डिनोवो, जबकि इनका संश्लेषण अगर हॉर्डियम की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, डिनोवो। तो ऐसे में अल्फा अमाइलेज। अब अल्फा अमाइलेज के साथ ही देखा गया है कि अमाइलेज कभी भी स्टार्च का पूर्ण हाइड्रोलाइसिस नहीं करता। पूर्ण हाइड्रोलाइसिस के लिए यहाँ पे हम एक एंजाइम और डालते हैं, दैट इज बीटा अमाइलेज, क्लियर है। और ये अल्फा और बीटा अमाइलेज जो है ये अब इसको ब्रेक डाउन करती हैं किसमें, ग्लूकोज एंड माल्टोज, ग्लूकोज एंड माल्टोज में। और इससे आगे अगर अपन बढ़े, इसको भी हम अल्फा माल्टोज बोल देते हैं। अल्फा माल्टोज बोलना जरूरी है क्योंकि बॉन्डिंग्स के कारण, ठीक है। और इतना देन माल्टोज वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, इनटू द ग्लूकोज। और ग्लूकोज अपने आप में ग्लूकोज है ही, और ग्लूकोज जो है फिर वो जैसे फास्फेटेज एंजाइम्स की हमने बात करी तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज
1 फॉस्फेट, जिसको हम बाद में एंजाइम काइनेज के रूप में जानते हैं। यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं फॉस्फेटेज, जो कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। ठीक है। उसी तरीके से माइलोपेक्टिन की बात करें तो इस पे भी सबसे पहले जो रिएक्शन हो रही है वो हो गया अल्फा अमाइलेज, ठीक है, और इसी के साथ ऐड कर देते हैं बाद में, दैट इज बीटा अमाइलेज। दोनों एंजाइम्स जोड़ देते हैं, ठीक है। इससे यहां पे क्या बन रहा है, अल्फा माल्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस लिमिट डेक्सट्रीन, लिमिट डेक्सट्रीन, ठीक है। और लिमिट डेक्सट्रीन की भी अगर अपन बात करें तो इसका भी लिमिट डेक्सट्रीन का पूर्ण एक तरीके से जो हाइड्रोलाइसिस है या जो अपघटन है वो डेक्सट्रीनेज, लिमिट डेक्सट्रीनेज, लिमिट डेक्सट्रीनेज एंजाइम द्वारा दर्शाया गया है। अभी इसकी क्रियाविधि पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ सीड्स के अंदर इसकी एक्टिविटी को देखा गया है, ठीक है। तो डेक्सट्रीन्स एक्चुअली में ये प्रीकर्सर्स मान लीजिए किसके, ग्लूकोज के, दीज आर डेक्सट्रीन्स, ठीक है। तो माल्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन्स। अब वही फर्दर रिएक्शंस की अगर अपन बात करें तो वही ग्लूकोज एंड माल्टोज जो है वापस किस में हो रहे हैं, ब्रेकडाउन, किसमें, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दीज आर ऑलिगो, मोनो एंड ग्लूकोज, मोनो एंड ऑलिगो। सैकराइड्स, तो ये क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज के ऑलिगो एंड मोनो एंड मोनोसैकराइड्स एंड ऑलिगो सैकराइड्स जो हैं ये यहां पे बना रहे हैं। अब वही चीज सेम जो यहां पे हुआ था, तो यहां पे एंजाइम कौन सा आ रहा है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, और एक एंजाइम और डाल दे, माल्टेज, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं यहां पे, वही माल्टोज, अल्फा माल्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, और वही एक स्टेप और आगे ले जाइए, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब क्या क्या हो रहा है, माल्टोज से डायरेक्ट भी ग्लूकोज बन रहा है, माल्टोज से डायरेक्ट ग्लूकोज बन रहा है, इधर क्या बोलते हैं, माल्टोज से डायरेक्ट ग्लूकोज बन रहा है, कुल मिला के ग्लूकोज जो है संश्लेषण हो रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया ब्रेकडाउन। अब इसी ब्रेकडाउन में एक स्टेप और हम कंप्लीट करेंगे, वो है सुक्रोज का बनना, सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अब इस सारी चीजों की अगर अपन बात करें तो इसी में अब हम इसको पढ़ लेंगे, किसमें, डाइकॉट्स में।
और यहाँ पे ये देखा गया है कि इस सारी चीज़ों का संश्लेषण जो है वो रेगुलेट किया जाता है बाय जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन का संश्लेषण और उसकी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे क्या की गई है, नोट की गई है। अब यही चीज़ हम इसमें आते हैं किसमें, हाँ ठीक है। तो इस एंडोस्पर्म्स की अगर अपन बात करें तो एंडोस्पर्म के अंदर जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, स्टार्च का, बाय अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज। तो इस चीज को एक तरीके से कंट्रोल या रेगुलेट जो है, स्टिमुलेट कौन करता है, स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम संरचना में कल आपको बता चुका हूं, मोनोकॉट्स के अंदर कॉटिलिडन एक ही होता है और वो ढका रहता है या कन्वर्ट होता है किसमें, स्क्यूटुलम में, और वही यहाँ पे डेवलप करता है किसको, एंडोस्पर्म को, ठीक है। तो और वहीं इसका सारा का सारा ब्रेकडाउन होता है। बस इतना ही। सेकेंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेग्यूम्स की। लेग्यूम्स की अगर अपन बात करें तो वहां पे इसका डेवलपमेंट हो रहा है किसके अंदर, कॉटिलिडन्स में। एक अंतर यहाँ पे किस में हो रहा है, स्क्यूटुलम एंडोस्पर्म में ब्रेकडाउन, और वहां से कहां पहुंच रहा है, एम्ब्रियो के अंदर। यहाँ पे किस में डेवलपमेंट होगा, सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा किसमें, कॉटिलिडन्स में। कॉटिलिडन्स से कहां पहुंचेगा, एल्यूरोन में, और एल्यूरोन से कहां पहुंचेगा, एम्ब्रियो एक्सिस में। इतना डेवलपमेंट वहां पे यहाँ देखने को मिलेगा। मिटा देते हैं। तो यहां इस चीज को ध्यान रखना, स्क्यूटुलम की जो सेल्स हैं या स्क्यूटुलम की जो भित्ति है, एपिथेलियल सेल्स, यही फैसिलिटेट करती हैं मोबिलाइजेशन को, इस ब्रेकडाउन को, किसमें, एंडोस्पर्म। और लिख देता हूं ताकि आपको हो जाएगा, epithelial cells of facilitates the mobilization of starch exchange between endosperm and embryo। एम्ब्रियो एक्सिस भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई हमारी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनटू द लेग्यूम्स।
ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन लेग्यूम, डाइकोट। कहाँ है इनमें स्टोर्ड? जो स्टार्च है उसके स्टोरेज कहाँ है? इनटू कॉटिलिडन्स। इसका स्टोरेज कहाँ है? कॉटिलिडन्स। लेग्यूम्स की अगर अपन बात करें तो स्टोरेज किस में है? कॉटिलिडन्स में। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन साइकिल के अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेरिएशन है। सेम वही चीज़ है, जो ब्रेकडाउन है वो अल्फा एंड बीटा एंड डेक्टिनेज एंजाइम्स के द्वारा इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, और इनका जो मोबिलाइजेशन हो रहा है वो कॉटिलिडन्स से कहाँ जा रहा है? एम्ब्रियो एल्यूरोन लेयर, और एल्यूरोन लेयर से मीडिएटर के रूप में कहाँ जा रहा है? फिर एम्ब्रियो एक्सिस में। सारी चीज़ें एक छोटा सा वेरिएशन अगर अपन यहाँ पे डालें तो दोनों में अंतर है मोनोकॉट्स एंड लिग्यूल्स के अंदर। लिग्यूल के अंदर जो मीडिएटर का काम कर रहा है वो हो गया स्क्यूटिलम, एपिथेलियल सेल्स, और यहाँ पे हो गया कॉटिलिडन्स। दोनों में अंतर यह है कि जो स्क्यूटिलम है वो एक तरीके से डेड सेल्स है, मतलब सेल्स भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके बीच में कोई कंपार्टमेंट नहीं है, कोई मार्जिन्स नहीं है, तो वो एक तरीके से निर्जीव कोशिकाओं के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। क्लियर? लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सजीव कोशिकाओं के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो कुछ थ्योरम्स के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एक चीज, लिग्यूम्स जो हैं में ब्रेकडाउन किसके द्वारा हो रहा है? अल्फा एंड बीटा क्या बोलते हैं, अमाइलेज। बीटा अमाइलेज एंजाइम्स, ठीक है। लेकिन वहां पे इन्होंने दो प्रोसेस देखी। सबसे बेस्ट चीज पहले तो ये आ रही है कि क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं में हो रहा है इनटू लाइव कॉटिलिडन सेल्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कहां हो रही है? इनटू साइटोसोल, ठीक है, प्लास्टिड्स में बाद में। प्लास्टिड्स के लिए अगर अपन बात करें तो इनका संश्लेषण, जैसे केवल मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि इनका संश्लेषण कहाँ हो रहा है? प्लास्टिड्स में, बाय फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो नहीं हुआ होगा, इन्होंने स्टोर किया होगा किससे? मदर एक्सिस से। मदर एक्सिस से लेके स्टोर किया है और साइटोप्लाज्म वो सॉरी इसमें कॉटिलिडन्स के अंदर उनको क्या किया है? संरक्षित किया है या संग्रहित किया है। लेकिन वहाँ पे प्लास्टिड्स में इनका संश्लेषण हुआ, ठीक है, बाई कैल्विन साइकिल, और ये स्टार्च जो है वहाँ पे बना। तो इसका मतलब ये है कि जीवित कोशिकाओं में इनका जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो उस जगह तो नहीं हो रहा जहाँ प्लास्टिड्स वो सॉरी स्टोर्ड वो स्टार्च का संश्लेषण हुआ होगा। अर्थात स्टार्च के संश्लेषण की जगह ये नहीं बन रहे हैं, दूसरी जगह बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि प्लास्टिड्स की मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन
जो है सीड जर्मिनेशन के साथ हुआ होगा। सीड जर्मिनेशन के साथ हुआ होगा। और इन प्लास्टिड्स के ब्रेकडाउन के वजह से जो स्टार्च है वो कहां आ गया, साइटोसोल में, या साइटोप्लाज्म बोल दीजिए, दैट इज स्टार्च। तो इनका ब्रेकडाउन भी कहां हो रहा है, इनटू द साइटोसोल। एक चीज। दूसरी बात हम यहां पे बात करें तो इनमें मीडिएटर के रूप में एक नया एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया गया है। दीज आर बीटा फास्फोराइलेज। दीज आर बीटा फॉस्फोराइलेज, जिसको हम एक तरीके से ग्लूकेन फास्फोराइलेज भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो दे कैन फैसिलेट the hydrolysis, they can facilitate the hydrolysis of ATPs, ठीक है। और ये ATP जो है वो PO4 जो ग्रुप ब्रेक हुआ है उसको जोड़ देता है phosphorylate with alpha glucose of amylopectin। अमाइलोपैक्टिन के जो अल्फा ग्लूकोज है के कार्बन नंबर 6 या कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 6 या कार्बन नंबर 3 पर उसको जोड़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और फॉस्फोराइलेशन होने से हमको भी पता है कि वो चीज़ क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात कि सीड में इतना एटीपी तो रिजर्व नहीं होता, तो हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन पे पहुंचे हैं कि इन द लेग्यूम सीड्स द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, कौन सा, कॉटिलिडन्स में जो स्टार्च है उसके प्लास्टिड्स के अंदर, उस स्टार्च का ब्रेकडाउन जर्मिनेशन के बाद होता है। आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर सीड जर्मिनेशन, जब ये मोबिलाइजेशन स्टेप 3 में पहुंच जाता है या फेज 3 में पहुंच जाता है, तब इनका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और वो ब्रेकडाउन के अंदर जो है वो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। तो अगर हम उसी रिएक्शन को वापस देखें अल्फा एंड बीटा की, तो ये देखा गया है कि ब्रेकडाउन तो अल्फा एंड बीटा, मिटा दिया क्या, मिटा दिया, अल्फा एंड बीटा अमाइलेज ही करेगा। ये रहा ब्रेकडाउन जो है वो तो अल्फा एंड बीटा, लेकिन इस एंजाइम की सक्रियता से, बीटा फॉस्फोराइलेज एंजाइम या ग्लूकेन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सक्रियता से अल्फा एंड बीटा अमाइलेज की क्रिया बहुत तेजी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ पे ब्रेकिंग एंड मोबिलाइजेशन भी तेजी से बढ़ जाता है। कब, एम्ब्रियो एक्सिस पे सीड जर्मिनेशन के टाइम। और थर्ड फेज में बहुत तेजी से फिर ये क्या करते हैं, रेडिकल के डेवलपमेंट को इनिशिएट, मतलब इंक्रीज करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे रेडिकल मतलब हाइपोकोटाइल के इनिशिएशन नहीं कर रही है, ये इलोंगेशन में काम आ रहा है लेग्यूम में, जबकि सीरियल्स के अंदर जो है वो ये इनिशिएशन में काम आ रहे थे। बस एक ये छोटा सा अंतर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों में अब जैसे यहीं एक और नई खोज की गई है इनटू द मूंग, लेग्यूम के अंदर ही मूंग प्लांट की अगर अपन बात करें तो मूंग के अंदर सीड जर्मिनेशन में सबसे चीज देखी गई है कि जो ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी जो है एक विशिष्ट एंजाइम द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट की जा रही है, दैट इज GWD, ठीक है। GWD के लिए हम कह सकते हैं दैट इज सेम वही फास्फोराइलेज हुआ, ढंग से समझो इसको, दैट इज ग्लूकेन कौन सा हो गया, ग्लूकेन वाटर डाइकाइनेज,
काइनेज समझ पा रहे हैं? काइनेज एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ने या फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। वाटर का मतलब यहाँ पे है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, और यहाँ पे ग्लूकेन का लाइसिस हो रहा है, ग्लूकेन्स पे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो एक तरीके से हम इसको एक रेगुलेटर एंजाइम के रूप में भी कह सकते हैं कि दैट एंजाइम जो है ये फैसिलिटेट या रेगुलेट या कंट्रोल द ब्रेकडाउन, ठीक है, या कैटाबॉलिज्म ऑफ किसका, स्टार्च का इनटू द सीड। सीड में स्टार्च के क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन जो है उसको रेगुलेट करने का कार्य करता है। और ये देखा गया है कि GWD की लो कंसंट्रेशन फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी को क्या कर देती है, कम कर देती है या इनहिबिट करती है। और इसी के इनहिबिशन के कारण अल्फा और बीटा अमाइलेज की क्रिया भी क्या रहती है, रुकती है। क्योंकि हमने सिंपल एक चीज़ देख ली कि अमाइलेज तोड़ता है, लेकिन हमको बायोकेमिस्ट्री में इस चीज़ का पता है कि जब तक उन पे एनर्जी सोर्स एक्टिव नहीं होगा तब तक एंजाइम रिएक्शन नहीं करता। तो अल्फा एंड बीटा की उपस्थिति भी स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं करेगी। क्लियर? तो हियर द GDP जो नया एंजाइम आइडेंटिफाई किया गया, तो GWD जो है वो मेन प्ले कर रहा है रोल, और ये कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है किसको, इसके क्या बोलते हैं बनने को, सॉरी ब्रेकडाउन को। क्लियर? अब इसका एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं ब्रेकडाउन का। फर्स्ट ग्लूकेन्स प्लस वाटर जब इम्बिबिशन से ऐड होएगा देन ATP, ठीक है। और ये एनर्जी जो है ये यहाँ पे स्टिमुलेट करेगी एंजाइम GWD, ग्लूकेन वाटर डाइकाइनेज GWD एंजाइम को, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लूकेन्स का ब्रेकडाउन, और ग्लूकेन्स के ब्रेकडाउन पे क्या होगा, फॉस्फेट का जुड़ना, ग्लूकेन डॉट PO4, ठीक है, फॉस्फेट का जुड़ना, ATP का हाइड्रोलाइसिस हुआ, इसकी वजह से AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IPP, ठीक है। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। अब ये सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पे ये जो ग्लूकेन्स है PO4 फॉस्फेट जो है, इनके ऊपर हम डायरेक्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, अब रिएक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज, सेम वही रिएक्शन जो हमने मोनोकॉट्स में देखी थी, माल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन, ठीक है, लिमिट डेक्सट्रीन्स हो गया। देन यहाँ पे फिर हम वही एंजाइम्स और ऐड कर दें तो दैट इज डेक्सट्रीनेज, ठीक है, एंड अल्फा कौन सा था, ग्लाइकोसाइडेज, अल्फा ग्लाइको वो साइडेज। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, एंड लिमिट डेक्सट्रीन प्लस ग्लूकोज, माल्टोज।
ठीक है। और वापस अगर अपन माल्टेज एंजाइम और ग्लूकोज में ग्लूकोज अमीन्स के ऐड करें तो ये वापस कन्वर्ट करता है कि इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ तक का हमारा जो सोर्स था वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम सुक्रोज का बनना और देखते हैं। तो ये सारी की सारी जो लेग्यूम्स के अंदर जो है ये प्रोसीड कहाँ होती है, इनटू द लिमिट डेक्सट्रेज एंड एक और अगर अपन बात करें तो ये रहा ग्लूकेन फास्फेराइलेज, वो फास्फेटेज, दो एंजाइम जो हैं वो इनको कहाँ कंप्लीट करेंगे, इनटू द साइटोसोल। ये रहा डेक्सट्रीनेज और कौन सा नाम लिया हमने, ग्लूकेन फास्फेटेज। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, इनटू द साइटोसोल। इनटू द साइटोसोल। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके बाद पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज सिंथेसिस, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स दोनों के अंदर ही ये रिएक्शन जो है ये साइकिल कंप्लीट होगी। मैंने वहाँ पे लिखा ही नहीं थी, दोनों रिएक्शंस को एक साथ दिखा रहा हूँ, ये वहाँ पे भी शो करनी है और यहाँ पे भी शो करनी है। तो एक्चुअली में जो हमारे बन रहे थे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड कुछ डेक्सट्रिन्स जो बन रहे थे यूडीपी ग्लूको यूडीपी ग्लूको पायरोफॉस्फोराइलेज। GPPP, ठीक है। यूडीपी ग्लूकोज, दोबारा लिख देता हूं इसको स्पष्ट रूप से, ठीक है। और इसमें हम समावेश करेंगे एक यूटीपी का, यूरिडिन ट्राई फॉस्फेट। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, दैट इज यूडीपी ग्लूकोज प्लस IPP, इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। एंड यहाँ पे वापस एंजाइम हम ऐड करते हैं फ्रक्टोज एंड सुक्रोज सिंथेटेज,
और इसमें ऐड करते हैं फ्रक्टोज, तो हमें मिलता है सुक्रोज, ठीक है। एंड UDP जो है वो क्या हो जाता है, चेंज। एक सिंपल सा मैकेनिज्म। हमको ग्लूकोज के साथ में एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ना है, 6 हेक्सोज का क्या बोलते हैं, हेक्सोज शुगर, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की हम बात करें तो दैट इज एल्डो, और अगर फ्रक्टोज की हम बात करते हैं तो ये है कौन सी, कीटो शुगर। तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से है। तो फर्स्ट हमने ग्लूकोज को एक्टिव किया है UDP सिंथेटेज एंजाइम, जिसको हम पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम के रूप में कहते हैं, GPPP, ठीक है। ये हमने न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी देखा, और वहीं पे हम इसी को जोड़ रहे हैं फिर फ्रक्टोज के साथ में, तो UDP चेंज मतलब क्या बोलते हैं, सेपरेट हो रहा है, और जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ये हो गया एक तरीके से C12H22O11, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज, दैट इज सुक्रोज। तो क्लियर है हमारा सारा यहाँ पे। तो ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम, जिसको मैं प्रारंभ क्लास की शुरुआत में भी मैंने बताया था कि एक्चुअली में कर क्या रहा है, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाई थी, उसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो 6 और 3 कार्बन के ऊपर या तो 6 पे या 3 पे क्या जोड़ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूट रहा है, जिसको हम बार बार नाम दे रहे हैं, ये रहा अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। तो ग्लाइकोसाइडेज मतलब ग्लाइकोसाइड को तोड़ने वाला बॉन्ड, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप उस पर जुड़ रहा है, और एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ग्लूकोज 3 या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के रूप में। और इनके ब्रेकडाउन के बाद में फाइनली इनको क्या मिल जाता है, एक एक चेन का ब्रेकडाउन, और वो ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज के साथ में जुड़कर क्या बनाती है, सुक्रोज। दैट सुक्रोज ट्रांसफर या मोबिलाइज इनटू द एम्ब्रियो एक्सिस। तो यहाँ पे एम्ब्रियो एक्सिस में जो यूज आएगा वो मीडिएटर कौन आएगा, एल्यूरोन लेयर, और मोनोकॉट्स के अंदर जो मीडिएटर के रूप में आ रहा है वो है एपिथेशियल स्क्यूटुलम, एपिथेलियल सेल्स। तो वो सेल जो है वो मीडिएटर या लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का कार्य कर रही है, और इसी की वजह से देखा गया है कि जर्मिनेशन के दौरान सुक्रोज की मात्रा जो है वो जो हमने ग्रोथ रेट देखी थी, ठीक है, उस ग्रोथ रेट को वो बहुत तेजी से क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। RGR रिलेटिव ग्रोथ रेट, उसको बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं, और इसी कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है सीडलिंग उतनी ग्रोथ करता है जितना वो जीवन पर्यंत नहीं करता। ये बिल्कुल वो स्पेस शटल की तरह एग्जाम्पल है। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स के अंदर ये भी देखा गया है कि जो अमाइलोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है उसका डिग्रेडेशन भी जो है इसी के साथ हो रहा है। अमाइलोप्लास्ट मतलब स्टार्च को स्टोर करने वाले सेल्स, तो अमाइलोप्लास्ट सेल्स का डिग्रेडेशन इनके साथ ही हो रहा है। और ये भी देखा गया है कि वो जो अमाइलोप्लास्ट की सेल है लाइक सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, उसके डिग्रेडेशन से इस सुक्रोज का लगभग 16% जो हिस्सा है सुक्रोज फॉर्मेशन का वो सेल वॉल के डिग्रेडेशन से भी आता है। तो यहीं पे हमारा एक पॉइंट जो है वो कार्टिलेडन्स एंड एम्ब्रियो के साथ में अब हम यहाँ पे एक डिग्रेडेशन और भी करेंगे, वो है सेल वॉल का, क्योंकि हमने स्टोर्ड के रूप में स्टार्च के साथ साथ हमने दूसरे नाम भी यूज में लिए थे जैसे कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टेंस, तो उनका भी डेवलप जो डिग्रेडेशन है वो यहीं हो रहा है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो कि सीड जर्मिनेशन में डॉर्मेंसी कॉज करने वाले फैक्टर्स में भी हमने पढ़ा होगा, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ सीड जो हैं वो फिजिकली नहीं होते, एक तरीके से वो फिजियोलॉजिकली नहीं, फिजिकली भी क्या होते हैं, डॉर्मेंट दिखाते हैं, अर्थात सेकेंड फेज ऑफ डॉर्मेंसी। सेकेंड फेज ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब समझिए, फर्स्ट फेज ऑफ डॉर्मेंसी में तो क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, एम्ब्रियो स्टेज अभी डेवलप नहीं है, सीड पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है, और
सीड जर्मिनेशन अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से सीड जो है जर्मिनेट नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी फसल है जो ही उगी, उगने के बाद परिपक्व हुई और परिपक्व होकर अगर हम उसके सीड को खेत में डालें और उगाएं, कंडीशन फेवरेबल करें, तो भी वो ग्रो नहीं होती। उसका कारण है उसकी प्राइमरी डॉर्मेंसी। उस सीड को, एम्ब्रियो को, सीड को ड्राइव होने के लिए, हर चीज़ को स्टेबल होने के लिए, कोटिलिडन्स के विकास के लिए उसे टाइम पीरियड की आवश्यकता होती है, जो कि हम स्टोरेज के दौरान उसको देते हैं, जैसे कि सीरियल्स। ठीक है, तो सीरियल्स की हम बात करें तो उगते ही, डेवलप होते ही और मैच्योर होते ही वो ग्रो जर्मिनेट नहीं हो सकते। एक साल बाद जब हम उसे कूल प्लेस में स्टोर करते हैं, तब अगले साल वो जर्मिनेट होने में कैपेबल होते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी डॉर्मेंसी की। तो सेकेंडरी डॉर्मेंसी में क्या हो रहा है कि सीड भी डेवलप है, एम्ब्रियो भी पूर्ण रूप से डेवलप था, रिजर्व फूड मटेरियल्स भी हैं, कोटिलिडन्स भी फुल है, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी फेवरेबल हैं, फिर भी सीड जो है वो डेवलप नहीं हो रहा। फिर भी सीड डेवलप नहीं हो रहा, तो उसके कई फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले ले, जैसे कि टोबैको, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइकोपर्सिकम मतलब टमाटर। तो टोमेटो में क्या हो रहा है, उसकी जो सीड्स हैं वो आउटर जो सीड कोट लेयर है उसमें हेमीसेल्यूलोज के स्थूलन से आवृत रहते हैं, और यहाँ पे हेमीसेल्यूलोज का अगर अपन बात करें तो उसके मुख्य अपघटक होते हैं ग्लैक्टोमेनन्स। ठीक है, और ये जो ग्लैक्टोमेनन्स हैं ये इनको एक तरीके से जर्मिनेशन या डॉर्मेंट स्टेट को बनाए रखते हैं, या फिजिकल बैरियर्स के रूप में, फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जब तक इनके ग्लैक्टोमेनन्स का डिग्रेडेशन नहीं होगा तब तक ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा और मोबिलाइजेशन को क्या करेगा, रोकेगा। और डायरेक्ट अगर अपन बात करें तो जो अल्फा और बीटा अमाइलेज हैं वो अंदर काम कर रहे हैं, बाहर की लेयर्स के ऊपर वो काम नहीं करते। तो ऐसे में कुछ फिजिकली, कुछ मैकेनिकली और कुछ एंजाइमेटिक तरीके से देखा गया है कि इनका जो ब्रेकडाउन है, क्योंकि इनके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि इनमें एक्चुअली में हेमीसेल्यूलोज, तो पहले सेल्यूलोज पे आइए। सेल्यूलोज की हम बात करें तो सेल्यूलोज एक्चुअली में अल्फा बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज की ही चेन, क्लियर है, लंबी, कोई शाखित नहीं, सिंपल चेन होती है लगभग 300 से 2-2.5 हजार ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, और मिलके एक चेन बनाती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, और अनेक माइक्रोफाइब्रिल्स मिलके बनाते हैं फाइब्रिल्स। इस तरीके से 3 बार, 4 बार, 5 बार संघनन होने के बाद एक फाइबर बनता है किसका, इसका कॉटन फाइबर, जो कि उसके सीड के ऊपर डेवलप होता है। तो वो प्योर सेल्यूलोज के फाइबर्स होते हैं जिसमें हजारों की संख्या में ग्लूकोज चेन्स होती हैं। ठीक है, सेल्यूलोज चेन्स। तो सेल्यूलोज चेन्स सिंपल हो गए, तो इनमें जो है दैट इज अल्फा 1,4 लिंकेज। क्लियर। अब यहाँ पे एक चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे हेमीसेल्यूलोज इसी का डेरिवेशन है, इसमें भी वही अल्फा 1,3 लिंकेज। तो अल्फा 1,3 लिंकेज की वजह से मतलब ये हो गया कि 4 की जगह 3 आ रहा है, तो शाखन हो रहा है। दूसरा इनका जो है दीज आर ग्लैक्टो और ग्लूकोमेनन्स, इनके मुख्य अपघटक के रूप में होता है एन जाइलेन, जाइलेंस एंड ग्लैक्टोमेनन्स। ये भी कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स ही हैं, मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं, लेकिन इनमें इन लिंकेज की वजह से जो है और ज़्यादा मात्रा की वजह से ये इनको मैकेनिकल बैरियर्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल वे में इन ब्रैकेट्स को तोड़ें तो वही फिर ग्लैक्टो एक तरीके से ग्लूको फॉस्फोराइलेट एंजाइम्स जो हैं वो फॉस्फेटेज एंजाइम जो हैं उनकी भी रिएक्शंस यहाँ पे देखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे है आर्बिनो जाइलेज एंड ग्लूकोनेज एंजाइम जो है उनकी रिएक्शंस देखी गई है। ग्लूकोनेज एंड राइबिनोजाइलेज एंजाइम जो हैं इनकी रिएक्शंस
आर्बिनो। एंजाइम्स की रिएक्शंस देखी गई हैं जो इनको क्या करती हैं, बेसिक उसके अंदर आराम से ब्रेक कर देती है, ठीक है, जो इसको ब्रेक करती हैं, एंड देन फिर इनका रिएक्शन सेम उसी तरीके से अल्फा एंड उसके रूप में। तो यहाँ जो हेमीसेल्यूलोज की हम बात करें तो ये भी सुक्रोज के डेवलपमेंट में लगभग 16% भाग जो हैं वो अदा करती हैं। रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ देखा गया है कि कुछ फाइटोक्रोम कंट्रोलिंग एमाइलेज एंजाइम जो हैं वो यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, जैसे कि जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन्स जो हैं वो इनके संश्लेषण, अमाइलेज के संश्लेषण को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और स्टार्च के क्या बोलते हैं, अपघटन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उसी प्रकार से ये देखा गया है कि सीड्स में जो रेगुलेशन है वो इनका प्रारंभ के 1 हफ्ते तक, उसके बाद नहीं होता। तो आज की क्लास में इतना ही, देन हम कल